Hello guys, welcome to my YouTube channel World of Education. Today in this video I'll discuss the Maternity Benefit Act 1961 with Maternity Benefit Amendment Act 2017. इस वीडियो की ये खास बात है कि मैं इस वीडियो में 1961 के साथ साथ 2017 में जो अमेंडमेंट हुए थे एक्ट में, वो क्या अमेंडमेंट थे उनको भी मैं एक्ट के साथ साथ डिस्कस करूँगी। राइट, देखिए इसमें अगर मान लीजिए आप कोई एक्ट पढ़ना चाहते हैं किसी अदर सोर्स लाइक बुक से या किसी और वीडियो से, तो आपको दो एक्ट एक साथ नहीं मिलेंगे। मतलब अमेंडमेंट के साथ ओरिजिनल एक्ट आपको शायद ही कहीं मिले। आई डोंट थिंक कि कहीं मिल पाएगा आपको। तो अमेंडमेंट एक्ट 2017 इसके साथ इन्वॉल्व करने का मेरा मोटिव ये है कि हम क्लियरली देख सके कि 61 में क्या प्रोविज़न थे और 17 में किस प्रोविज़न के अंदर चेंजेस आए हैं। एक कंपैरेटिव स्टडी हम कर सकें। राइट, तो लेट्स स्टार्ट द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। सबसे पहले तो अगर हम इस एक्ट की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। एन एक्ट टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट फॉर सर्टेन पीरियड बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटरनिटी बेनिफिट एंड सर्टेन अदर बेनिफिट। यानी ये जो ऑब्जेक्टिव है, अब बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो ऑब्जेक्टिव है अपने आप में काफ़ी सारी बातें बोल देता है। जैसे टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन, मतलब क्या है इसका मतलब ये है जब ये एक्ट एप्लीकेबल होगा तो ये एक्ट विमेन के एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करेगा। वैसे तो कौन रेगुलेट करता है एम्प्लॉयमेंट को? एम्प्लॉयर, है ना। शर्तें और कंडीशन एग्रीमेंट किसका होता है? एम्प्लॉयर का। लेकिन यहाँ पर जब ये एक्ट एप्लीकेबल होगा तो शर्तें कंडीशन किसकी होंगी? इस एक्ट की। यानी अब जैसे ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ, जो एम्प्लॉयर है उसकी जो शर्तें, उसका जो एग्रीमेंट, वो रखा गया एक साइड में। अब ये एक्ट आ गया, अब बाकी का बचा काम ये एक्ट करेगा कि वीमेन को सैलरी कितनी मिलेगी, वीमेन काम कैसे करेगी, कितने घंटे काम करेगी, कौन सा काम करेगी, छुट्टी किस तरह से वो ले सकती है, अगर जॉब उसका जॉब का टर्मिनेशन का क्या है, टर्मिनेट उसको किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या फिर बेनिफिट उसको कितने मिलेंगे, मैटरनिटी बेनिफिट की लिमिट क्या होगी, ये सब कौन तय करेगा? ये एक्ट तय करेगा। क्लियर। इसके बाद देखिए इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट, राइट, कहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, किस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एप्लीकेबल होगा, इसको भी ये एक्ट बताएगा। नेक्स्ट देखिए फॉर सर्टेन पीरियड, ऐसा नहीं कि ये एक्ट एप्लीकेबल वीमेन पे हमेशा रहा, नहीं, कुछ टाइम लिमिट है, तब तक ये एक्ट वीमेन पे एप्लीकेबल होगा। एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ फॉर सर्टेन पीरियड बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले और उसके बाद कितने टाइम तक ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटरनिटी बेनिफिट एंड सर्टेन अदर बेनिफिट, और ये एक्ट क्या काम करेगा? जो मदर है या जो वीमेन है उसको मैटरनिटी बेनिफिट या जो अदर बेनिफिट मिलते हैं वो उसको किस तरह से मिलेंगे, ये एक्ट बताएगा। क्लियर है यहाँ? अब देखते हैं कि जो मदर है उसकी कितनी कैटेगरी हो सकती हैं। मैरिड मदर हो सकती है, अनमैरिड मदर हो सकती है, एडॉप्टिव मदर हो सकती है, यानी उसने बच्चा अडॉप्ट किया हो, बायोलॉजिकल मदर हो सकती है, बायोलॉजिकल मदर जिसने बेबी को बर्थ दिया है, या कमीशनिंग मदर क्या होती है, इसको अभी हम चलिए अभी डिस्कस ही कर लेते हैं।
कमीशनिंग मदर क्या होती है? कमीशनिंग मदर कैन बी डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल मदर who use her eggs to create an embryo planted in other women। देखिए कई बार ऐसा होता है जो लेडी है वो कंसीव नहीं कर सकती है, तो इस केस में वो अपने एग दूसरी लेडी के वॉम में, दूसरी लेडी के कोक में प्लांट करवाती है। तो इस तरह की जो मदर होती है जिसके एग हैं, है ना, इस तरह जो कंसीव नहीं कर सकती है, इस तरह की जो मदर होती है उसको कमीशनिंग मदर कहते हैं, राइट। तो अब बात ये आती है कि जो ये लॉ है, ये जो एक्ट है, क्या ये इन मदर में कहीं डिफ्रेंशिएट करता है? अगर करता है तो क्या डिफ्रेंशिएशन करता है? तो देखिए, मैरिड और अनमैरिड में तो कोई डिफरेंस नहीं है। मदर मैरिड हो, मदर अनमैरिड हो, जो बेनिफिट मिलेंगे वो बराबर दोनों को मिलेंगे। हाँ, लेकिन अडॉप्टिव बायोलॉजिकल और कमीशनिंग मदर में, यानी ऐसी मदर जिसने बच्चा अडॉप्ट किया है या जिसने बच्चे को जन्म दिया है या फिर जिसने दूसरी लेडी से बच्चे का जन्म करवाया है, उस केस में थोड़ा सा ये एक्ट मदर के साथ डिफ्रेंशिएट करता है। तो वो ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। आगे की वीडियोस यानी जो स्लाइड्स आगे की होंगी उसमें देखेंगे कि जो डिफरेंस इस एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया है अडॉप्टेड, बायोलॉजिकल और कमीशनिंग मदर में, वो किस तरह से किया गया है और कितना किया गया है, राइट। कितने बेनिफिट, किसको कितने बेनिफिट मिलेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं एलिजिबिलिटी, कि जो मैटरनिटी बेनिफिट हैं उनको पाने के लिए आपकी, यानी जो लेडी है उसकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, मिनिमम 80 डेज फ्रॉम प्रीसीडिंग 12 मंथ फ्रॉम द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। देखिए, डॉक्टर किसी भी लेडी को एक्सपेक्टेड डेट दे देते हैं, उस एक्सपेक्टेड डेट से उस एक्सपेक्टेड डेट से 12 मंथ विदिन उसने कितना काम किया हो, 80 डेज काम किया हो, यानी कि जो उसकी एक्सपेक्टेड डेट है उससे 12 महीने के अंदर कम से कम वो काम पर 80 दिन आई हो, कम से कम वो काम पर 80 दिन आई हो। तो यहाँ 80 डेज आपको याद रखना है। अब बात आती है कि 80 डेज में जब हम डेज की काउंटिंग करेंगे तो उस डेज में किसको इंक्लूड करेंगे और किस डे को हम एक्सक्लूड करेंगे। तो देखिए, वैलिड हॉलीडेज विल बी कंसिडर्ड एज नेशनल हॉलीडेज या ले ऑफ है। मान लीजिए कोई नेशनल हॉलीडे है तो उसका वो वर्किंग डे माना जाएगा, राइट। ले ऑफ हो गया। ले ऑफ का मतलब क्या है? ले ऑफ का मतलब है कि एम्प्लॉयर के पास काम नहीं है लेकिन एम्प्लॉय ने अपने आप को ऑफर किया है काम करने के लिए। एम्प्लॉयर के पास काम नहीं है, एम्प्लॉय ने अपने आप को ऑफर किया है काम करने के लिए, तो उस केस में भी जो ड्यूरेशन होगा टाइम का या फिर जो उसके वर्किंग डेज काउंट होंगे तो ले ऑफ के डेज भी इंक्लूड होंगे, चाहे उसने काम किया है या नहीं किया है। भाई उसने ऑफर तो खुद को किया ना काम के लिए, ये तो एम्प्लॉयर के पास ही काम नहीं है तो वो क्या काम करती है ना। तो जो ले ऑफ के डेज है या नेशनल हॉलीडेज हैं, कोई वैलिड हॉलीडे है तो वो भी 80 डेज में काउंट होगी, यानी इन डेज को, ले ऑफ को या नेशनल हॉलीडेज को माना जाएगा कि वो काम पर आई थी, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, इंट्रोडक्शन, ठीक है। आई थिंक इंट्रोडक्शन की स्लाइड पहले आनी चाहिए थी और जो हमने फर्स्ट स्लाइड पढ़ी है वो सेकंड नंबर पे आनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, डजंट मैटर।
See, first legislation enacted by the state of Bombay in the year 1929. ऐसा नहीं था कि 1961 से पहले कोई एक्ट नहीं था लेडी के लिए। 1961 से भी काफ़ी सारे एक्ट थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये जो एक्ट थे स्टेट के अकॉर्डिंग थे और वेरिएशन इनमें बहुत ज़्यादा थी। हर एक स्टेट का अपना एक्ट था। तो हम देखते हैं कि 1929 में स्टेट ऑफ बॉम्बे, सबसे पहले जो लेजिस्लेशन लाया गया वो स्टेट ऑफ बॉम्बे में लाया गया 1929 में। इसके बाद काफ़ी स्टेट थी जिन्होंने ये एक्ट अडॉप्ट किया, बट विथ सम वेरिएशन। इसके बाद कुछ सेंट्रल लेजिस्लेशन भी पास हुए, जैसे कि माइन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1941, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, जो कि सेंट्रली इनएक्टेड थे। इसके बाद 1961 में देखिए इन सारे एक्ट के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि इनमें डिस्पैरिटी बहुत थी, वेरिएशन बहुत थे। कोई एक्ट कुछ कहता था, कोई एक्ट कुछ कहता था, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन, ये जो डिस्पैरिटी थी, इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए 1961 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया। और टाइम टू टाइम आपको पता ही अमेंडमेंट होती रहती है एक्ट में, तो इसमें भी काफ़ी सारी अमेंडमेंट हुई। 70 में हुई, 72 में हुई, 73, 5, 88 और 95 में भी काफ़ी सारी अमेंडमेंट हुई। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि 1972 में ये एक्ट होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था, राइट। 1972 के जो अमेंडमेंट था, उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये अब पूरी इंडिया में एप्लीकेबल था। और सबसे ज़्यादा जो अमेंडमेंट हुई हैं वो 88 में हुई हैं। जो 88 का एक्ट है वो सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट उस एक्ट में हुई हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, कहाँ कहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल है। तो देखिए, एवरी फैक्ट्री माइन प्लांटेशन, एवरी फैक्ट्री माइंस और प्लांटेशन, कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, कोई भी माइन है और कोई प्लांटेशन है, वहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा। एस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट का कोई एस्टेब्लिशमेंट है तो वहाँ पर भी एक्ट एप्लीकेबल होगा। एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन विच पर्सन आर एम्प्लॉयड फॉर इक्वेस्ट्रियन, एक्रोबैटिक एक्सेट्रा, कोई भी इस तरह की एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें इक्वेस्ट्रियन का क्या मतलब है कि जैसे घुड़सवारी करना है ना, तो इस तरह के जो फिज़िकल वर्क हैं जो विमेन को नहीं करने चाहिए उस ड्यूरेशन में, तो इस तरह के जो भी इस तरह की परफॉर्मेंस वाले जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं उन सब में ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। जैसे सर्कस हो गए, एक्रोबैटिक हो गया है ना, तो वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। इसके बाद एवरी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट हैविंग मोर देन 10 एम्प्लॉय वर्किंग ऑन एनी डे इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ, कोई भी ऐसी शॉप या एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, जिसमें प्रीसीडिंग 12 मंथ में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई ने कभी काम किया है, चाहे वो एक दिन के लिए उन्होंने काम। एवरी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट हैविंग मोर देन 10 एम्प्लॉय वर्किंग ऑन एनी डे इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ, यानी कोई भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी ऐसी शॉप जिसमें एम्प्लॉयज़ ने 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ने काम किया है, चाहे उन्होंने एक दिन ही क्यों ना काम किया हो, प्रीसीडिंग 12 मंथ में। मैंने क्या कहा, देखिए, प्रीसीडिंग 12 मंथ में किसी भी दिन 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय ने अगर काम किया है तो उस एस्टेब्लिशमेंट पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। सपोज करिए प्रीसीडिंग 12 मंथ में किसी एक दिन एम्प्लॉयर ने 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हायर किए, दूसरे दिन उनकी छुट्टी कर दी, तो ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया। एंड वंस इट इज़ एप्लीकेबल, इट इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल। एक बार एप्लीकेबल हो गया, ये हमेशा एप्लीकेबल रहेगा,
चाहे उसके बाद 10 से कम एम्प्लॉय क्यों नहीं हो गए हों। पूरे साल मान लीजिए 8 एम्प्लॉय ने काम किया, सिर्फ पूरे साल में एक दिन 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय, मैंने क्या 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय ने काम किया तो ये एक्ट उन पर एप्लीकेबल हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ SG का मतलब स्टेट गवर्नमेंट है और CG का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है। State government with the permission of central government apply this provision of this act by giving at least 2 month notice in official gazette। देखिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या एक देखिए अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से इस एक्ट को किसी भी एस्टेब्लिशमेंट पर अप्लाई कर सकती है या फिर किसी भी एम्प्लॉयमेंट वर्क को इस एक्ट के अंदर ला सकती है विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को 2 महीने का, कम से कम 2 महीने का नोटिस ऑफिशियल गजट में देना पड़ेगा, राइट। तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है। सी द नेक्स्ट स्लाइड, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस। अब बात आती है भाई वेजेस की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे एट द टाइम ऑफ दिस एक्ट। कैलकुलेशन ऑफ वेजेस। अब देखिए जब एम्प्लॉय यानी जो लेडी है लीव पर चली गई, ठीक है, उस ड्यूरेशन में उसकी वेजेस किस तरह से दी जाएगी, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा यहाँ पर इस स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए जब से वो छुट्टी पर गई है उस ड्यूरेशन में, छुट्टी के उस ड्यूरेशन में उसकी वेजेस की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो आइए हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए एक एक्सपेक्टेड डेट होगी, ठीक है, एक एक्सपेक्टेड डेट होगी जो कि डॉक्टर हर लेडी को प्रोवाइड कर देता है। तो उस एक्सपेक्टेड डेट से उस एक्सपेक्टेड और एक वो टाइम होगा जब वो छुट्टी पर जाएगी, ठीक है, एक एक्सपेक्टेड डेट होगी, एक वो टाइम होगा जब वो छुट्टी पर जाएगी। तो जब से वो छुट्टी पर गई है, उससे पहले के 3 मंथ, जब से वो छुट्टी पर गई है उससे पहले के 3 मंथ की हम एवरेज वेज काउंट करेंगे। जब से वो छुट्टी पर गई है उससे 3 महीने पहले की हम एवरेज डेली वेजेस उसकी काउंट करेंगे और उस एवरेज डेली वेजेस के बेस पर उसको वेजेस मिलेंगी। अब देखिए ये जो वेजेस हम काउंट करेंगे ये किस तरह से करेंगे, जो लास्ट 3 मंथ की वेजेस है, यानी जब से उसने छुट्टी ली है उससे पहले के 3 महीने की जो उसकी अर्निंग है, उस 3 महीने में उसने जो पैसा कमाया है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज से। अब बात यहाँ पर आती है कि इस ड्यूरेशन में भी जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे, इस वेजेस की कैलकुलेशन करेंगे, उसमें जो नंबर ऑफ डेज लेंगे या अर्निंग डेज लेंगे, हम उसमें कौन से डेज कंसिडर करेंगे। क्या हम हॉलीडे कंसिडर करेंगे, क्या हम ले ऑफ कंसिडर करेंगे? जी हाँ, हम बिल्कुल कंसिडर करेंगे। मान लीजिए ले ऑफ हो गया, ठीक है, ले ऑफ में उसको अर्निंग तो मिलती रहेगी, उसकी सैलरी तो मिलती रहेगी। तो जो ले ऑफ है, ऐसा नहीं कि वो काम करने तो गई ही नहीं तो हम उस डे को क्यों कंसीडर करें, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जो ले ऑफ है उसको भी काउंट करेंगे, उसकी अर्निंग को भी काउंट करेंगे, नंबर ऑफ डेज में भी वो काउंट होगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखिए
जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 हमें कंसिडर करना पड़ेगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमने वेजेस की कैलकुलेशन की है वो 1948 एक्ट के, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948, उस एक्ट से कम तो नहीं जा रहे, तो वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब बात ये आती है कि ये जो वेजेस है, ये जो वेजेस है उसको कितने टाइम तक मिलेंगे। तो देखिए भाई, उसको ये वेजेस जब से वो एब्सेंट हुई है तब से एक्सपेक्टेड डेट से 6 वीक तक उसको ये एवरेज सैलरी मिलेगी, ठीक है। कब से कब तक? जब से वो एब्सेंट हुई है तब से जो एक्सपेक्टेड डेट है, यानी जिस डेट पे चाइल्ड ने बर्थ लिया है उस डेट के 6 वीक आगे तक उसको ये घर बैठकर सैलरी मिलेगी, घर बैठकर ये बेनिफिट मिलेंगे। अब यहाँ पर एक केस आ जाता है कि अगर इफ मैक्सिमम लिमिट ऑफ बेनिफिट क्या है, क्या ये बेनिफिट उसको काफ़ी टाइम तक मिलते रहेंगे, मतलब कब तक मिलेंगे, मैक्सिमम लिमिट क्या है। और अगर मान लीजिए मिसकैरेज हो जाता है, उस केस में उसको बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो देखिए, मैक्सिमम लिमिट ऑफ बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 1961, तो वो कितने हैं? 12 वीक, यानी 12 वीक यानी कितने हुए? 3-1, ठीक। तो 12 वीक तक उसको ये बेनिफिट मिलेंगे। कब तक? 12 वीक तक। 12 वीक से ज़्यादा अगर वो छुट्टी करती है तो उसकी सैलरी कटने लगेगी। उसके बाद इन केस ऑफ मिस कैरेज भी उसको पूरा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जितना बेनिफिट उसको डिलीवरी के बाद मिलता, उतना मिस कैरेज के बाद भी उसको पूरा बेनिफिट मिलेगा, राइट। अब देखिए, कुछ प्रोविज़न इस लॉ में किए गए हैं, इस एक्ट में कुछ प्रोविज़न किए गए हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह की रिलैक्सेशन मिलेगी या किस तरह के बेनिफिट मिलेंगे। यानी जब एम्प्लॉई है, यानी जो लेडी है, जब वर्क करेगी तो वर्क प्लेस पर उसके लिए क्या क्या बेनिफिट है, क्या रिलैक्सेशन है, तो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक एक्सपेक्टेड डेट है यहाँ पर, राइट। एक एक्सपेक्टेड डेट है, ये एक्चुअल डेट भी हो सकती है, ये एक्चुअल डेट भी हो सकती है, यह भी हो सकता है कि इस डेट को मिसकैरेज हो जाए या मेडिकल टर्मिनेशन हो जाए, कोई भी केस हो, ठीक है। ये 3 केस हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, एक्चुअल डेट हो सकती है, मिसकैरेज या मेडिकल टर्मिनेशन हो सकती है। अब इस एक्सपेक्टेड डेट से 6 महीने तक इस एक्सपेक्टेड डेट से तो इस एक्सपेक्टेड डेट से 6 वीक तक, इस एक्सपेक्टेड डेट से 6 वीक तक अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है, काम पर आ रही है, तो उससे कोई भी इस तरह का फिज़िकल वर्क नहीं करवाएंगे जो कि उसकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो। यानी अगर मान लीजिए इस डेट को चाइल्ड का बर्थ हुआ और अगले दिन से जो लेडी है वो वर्क प्लेस पे आ रही है, तो उस लेडी से 6 वीक तक, मैंने क्या कहा, 6 वीक तक कोई भी फिज़िकल वर्क ऐसा नहीं करवाया जाएगा जो कि उसकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो, है ना। अब इस केस में आ जाता है कि अगर मान लीजिए एक केस बन जाता, अगर मान लीजिए एक एग्रीमेंट ही इस तरह का हो गया, अगर मान लीजिए अब हम ये कहते हैं कि इस ड्यूरेशन में एम्प्लॉयर ने और एम्प्लॉई ने, यानी उस लेडी ने और उसके बॉस ने
एक एग्रीमेंट ही इसी तरह का किया है कि हाँ वो लेडी फिजिकल वर्क या हैवी वर्क करेगी, तो क्या उसे करना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, लॉ से बड़ा नहीं होता। कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ से या एक्ट से बड़ा बिल्कुल नहीं होता। अगर इस कंडीशन में एक्सपेक्टेड डेट से 6 वीक तक अगर उसने एग्रीमेंट भी कर रखा हो ना कि हैवी वर्क करने का, तब भी वो नहीं करेगी। अगर वो डिनाई कर देती है तो इस केस में, हैवी वर्क करने से अगर वो डिनाई कर देती है तो इस केस में उसको ये पूरा ये बेनिफिट है। उस केस में इसको ब्लेम, लेडी को ब्लेम नहीं किया जाएगा। अगर एम्प्लॉय आस्क फॉर हैवी फिजिकल वर्क, अगर जो एम्प्लॉय है यानी लेडी है वो खुद ही ऐसा हैवी वर्क मांग रही है करने के लिए, तब भी एम्प्लॉयर उसको कोई भी हैवी फिजिकल वर्क नहीं देगा। क्लियर है यहाँ तक? यानी ये उसके 6 वीक, यानी ये एक्सपेक्टेड डेट से आगे के जो 6 वीक हैं पूरी तरह इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोटेक्टेड हैं। वो खुद भी चाहेगी तब भी हैवी वर्क नहीं कर सकती, एम्प्लॉयर उसको कहेगा तो वो बिल्कुल डिनाई कर सकती है, ये उसका राइट है। क्लियर? इसके बाद देखिए, एक्सपेक्टेड डेट से हम 6 वीक से 1 महीना और पीछे चले जाएं। एक्सपेक्टेड डेट से 6 वीक से 1 महीना और पीछे चले जाएं, सेम ये कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी। यानी एक्सपेक्टेड डेट से 6 वीक से पहले 1 मंथ तक उसे कोई भी हैवी या प्रॉब्लमेटिक वर्क करने को नहीं कहा जाएगा और ना ही वो खुद करेगी। जैसे लंबे टाइम तक खड़े रहना, कोई हैवी चीज़ उठाना, है ना, तो ऐसा कोई भी काम जो कि फिज़िकली उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है तो वो नहीं करेगी। क्लियर है यहाँ तक? चाहे एम्प्लॉयर कहे तब भी नहीं करेगी और एम्प्लॉई खुद भी मांगे तब भी नहीं करेगी। क्लियर?